दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक और पोएम करेंगे। यह है ओबिचुअरी। पोएम का टाइटल क्या है? ओबिचुअरी। ये ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को। पर पहले हम थोड़ा सा ऑथर देख लेते हैं, ठीक है? ए.के. रामानुजन, इनका फुल नाम तो अतिपत्य कृष्ण स्वामी रामानुजन करके है। 1929 में इनका जन्म हुआ, 1993 में डेथ हो गई। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, कन्नड़ के और इंग्लिश के दोनों के, ठीक है? तो पोएट रहे हैं, लिंग्विस्ट रहे हैं, ट्रांसलेटर रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं, ठीक है? कवि थे और बोल सकते हैं आप ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब कहने का मतलब है कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश से कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है। प्ले राइट, प्लेज लिखे हैं। लिंग्विस्ट रहे हैं, मतलब कई भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं, ठीक है? यानी एक्सपर्ट, लैंग्वेज के एक्सपर्ट रहे हैं और मैसूर सिटी में पैदा हुए थे। इंडियन कल्चर इनकी पोएट्री में एक्चुअली इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि इंडियन कल्चर को इन्होंने बखूबी शो किया है अपनी पोएट्री में। एक पोस्ट मॉडर्न पोएट हम कह सकते हैं इनको, है ना? और इनकी पोएट्री में एक स्पेशल फोकस दिया जाता है ह्यूमन रिलेशंस को, इंसानी रिश्तों को स्पेशल फोकस दिया जाता है, वो भी किसमें? कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया को बैकग्राउंड में रखते हुए ह्यूमन रिलेशंस, इंडिया के अंदर ह्यूमन रिलेशंस को इन्होंने बहुत ही एक स्पेशल तरीके से दिखाया है। यानी भारत में रिश्तों को हम कैसे देखते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं आप। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शंस हैं, जैसे कि बेस्ट राइटर्स 1966 में आया, रिलेशंस 1971 में, सिलेक्टेड पोएम्स 1976 में। इनको पद्मश्री मिला 1976 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनकी डेथ के बाद में 1999 में, ठीक है? ओबिचुअरी जो वर्क है वो पहली बार रिलेशंस में पब्लिश हुआ था 1971 में, ठीक है? चलो अब हम आते हैं पोएम पर। पोएम ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है पहले देखो। ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। किसी के डेथ के बाद में जब पेपर पे शोक संदेश छपवाते हैं ना, अखबार में वगैरह, उसको ओबिचुअरी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने फादर की ओबिचुअरी के बारे में पोएम है, एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी डेथ के बाद में, ठीक है? तो देखो पोएम स्टार्ट इस तरह से होती है कि फादर व्हेन ही पास्ड ऑन, कि पिताजी व्हेन ही पास्ड ऑन, जब वो गुजर गए, लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स, तो पीछे क्या छोड़ गए? कि एक टेबल पे रखे हुए पेपर्स जिनके ऊपर छाई हुई डस्ट, यानी कि व्हाट ही लेफ्ट बिहाइंड, क्या पीछे छोड़ गए हैं वो? एक टेबल छोड़ गए हैं जिसपे पेपर्स रखे हुए हैं और पेपर्स पे क्या पड़ी हुई है? धूल पिट्टी पड़ी हुई है। लेफ्ट डेट्स, और पीछे क्या छोड़ गए? डेट्स छोड़ गए। डेट्स मतलब कर्जा। एंड डॉटर्स, और साथ में बेटियां छोड़ गए। अब देखो डेट्स एंड डॉटर्स, ड एलिट्रेशन है, ठीक है? क्या है? एलिट्रेशन। ड साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स, अब ध्यान से देखो, उन्होंने डेट शब्द मतलब कर्जा होता है, डेट शब्द के साथ में डॉटर्स लिखा गया है, तो यहाँ डॉटर्स शब्द का डिफरेंट मीनिंग हो गया। क्या हो गया? डॉटर्स को भी कर्जे के समान माना गया है, बोझ के समान माना गया है, कि वो हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए? वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए कि कुछ कागज टेबल पे पड़े हुए जिन पे धूल पड़ी हुई है, धूल छाई हुई है, और साथ में कर्जा छोड़ गए हैं और डॉटर्स छोड़ गए हैं। तो डॉटर्स को भी एक तरह से बोझ या कर्जे के समान ही शो किया है पोएट ने, ठीक है? अब बैड वेटिंग ग्रैंडसन, क्योंकि देखो डॉटर्स की क्या करनी पड़ेगी? इनको शादी करनी पड़ेगी, बात समझ रहे हो ना? अब क्योंकि बेटियों की शादी में खर्चा बहुत आता है, तो उस तरीके से शो किया गया कि कोई कर्जा, कि ये भी कर्जे के समान है, ये भी एक बोझ के समान है। ये इंडियन सोसाइटी को एक तरह से दर्शाया है, उन्होंने बताया कि इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से एक बेटी को देखा जाता है। मतलब अब तो ये चीजें कम हो गई पर पहले अधिक थी इस तरह से देखना। अ बैड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, और साथ में पीछे क्या छोड़ गए? एक बैड वेटिंग, एक बिस्तर गीला करता हुआ पोता छोड़ गए, जिसका नाम नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, जिसका नाम उनकी डेथ के बाद में टॉस करके, यानी सिक्का उछाल के, और फिर उसका नाम फिक्स किया गया, किसका? पोते का। तो ये चीजें वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। एक टेबल जिसमें पेपर्स रखे हुए हैं, जिसमें धूल छाई हुई है, बहुत सारा कर्ज, लेफ्ट डेट्स, बेटियां छोड़ गए हैं जिनकी शादी करनी है, बेड वेटिंग ग्रैंडसन, एक बिस्तर गीला करता हुआ पोता छोड़ गए हैं, जिसका नाम भी सिक्का उछाल के फिक्स किया गया उनकी डेथ के बाद में, ठीक है? अब देखो, ए हाउस, एक घर छोड़ गए हैं, दैट लीन्ड स्लोली थ्रू आवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। साथ में एक घर छोड़ गए हैं जो कि दैट लीन्ड, जो कि झुका हुआ है। वो घर क्या है? झुका हुआ है। किसके ऊपर झुका हुआ है? स्लोली थ्रू आवर ग्रोइंग ईयर्स, वो धीरे धीरे झुका है, धीरे धीरे वो घर झुकता गया। किस पे? ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री, यानी एक कोकोनट ट्री है, ठीक है? उस कोकोनट ट्री के ऊपर वो घर अब झुकता चला जा रहा है, उस पे आप बोल सकते हो घर इस पे झुक गया है, इसका सहारा लेने लग गया है, मतलब टेढ़ा होता जा रहा है वो,
किस पे? एक झुके हुए कोकोनट ट्री के ऊपर, जो कि हमारे यार्ड, हमारे आंगन में कोकोनट ट्री है, उसके ऊपर अब घर झुकता जा रहा है। यानी घर की हालत खराब है, कहने का मतलब ये है, घर झुक रहा है, इसका मतलब घर की हालत खराब है। अब देखो, बीइंग द बर्निंग टाइप, बीइंग बर्निंग, बाबा अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। बीइंग द बर्निंग टाइप, ही बर्न्ड प्रॉपरली एट द क्रिमेशन, बर्न्ड, बीइंग बर्निंग बर्न, ठीक है। तो बहुत साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। बीइंग द बर्निंग टाइप, अब क्योंकि मेरे पिताजी कैसे थे? बर्निंग टाइप थे। बर्निंग टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब एंग्री, वो थोड़े गुस्से वाले थे। बर्निंग टाइप, जल्दी जलने वाले, मतलब बोलते हैं ना गुस्से वाले। अब क्योंकि वो गुस्से वाले थे, इसलिए ही बर्न प्रॉपरली, इसलिए वो एट द क्रिमेशन, वो अपनी चिता पर आसानी से जल गए। अब ये थोड़ी सी क्या हो गया, थोड़ा सा मजाकिया वे में कहने का तरीका हो गया कि वो गुस्से वाले थे, उनके अंदर हमेशा आग भरी रहती थी, इसलिए वो आसानी से जल गए चिता पे, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं आई जलने में, ठीक है। एज बिफोर इजीली एंड एट बोथ एंड्स, है ना, एट द क्रिमेशन एज बिफोर, मतलब वो इजीली, हमेशा की तरह क्या हुआ, क्योंकि वो गुस्से वाले थे तो वो चिता पे आसानी से जल गए, इजीली एंड एट बोथ एंड्स, और दोनों साइड से, सिर और पैर दोनों साइड से वो आसानी से जल गए। एंड लेफ्ट हिज आईज कॉइंस इन द एशेज दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, और पीछे क्या रह गई उनकी बॉडी जलने के बाद में? लेफ्ट हिज आई कॉइंस, उनकी आंखों के, ये जो अंदर आंखों के जो हिस्से हैं, मतलब जो कि जलते नहीं है, मतलब एक तरीके से डिस्क, आंखों की जो डिस्क होती है ना, वो रह गई। आई कॉइंस, जिनको आई कॉइंस बोलते हैं, आंखों के पुतलिया टाइप की जो होती है ना ये, तो पीछे उनकी क्या रह गई बॉडी जलने के बाद? आई कॉइंस रह गए इन द एशेज, राख के अंदर। दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, जो कि बिल्कुल ही अलग नहीं दिख रहे थे, मतलब वैसे ही दिख रहे थे जैसे उनकी आंखों में लगे हुए दिख रहे थे, वैसे ही अब राख में भी दिख रहे हैं, ठीक है। सेवरल स्पाइनल डिस्क, और बहुत सारी, एक तो रीढ़ की हड्डी की डिस्क उनके मतलब अवशेष मिले हैं, ठीक है। रफ, सम बर्न टू कोल, और वो रफ हो चुके हैं अब जलने के बाद। सम बर्न टू कोल, कुछ कोल बन गए हैं, यानी कोयला बन गए जल के, ठीक है। फोर सन्स टू पिक जिंजरली एज थ्रू एज द प्रीस्ट सेड, और ये किसको किसको पिक करना है? ये बेटों को पिक करना है, बेटों को उठाने, टू पिक जिंजरली, बहुत धीरे धीरे आराम से चुनते हुए, बेटों को बड़ी सावधानी पूर्वक ये उठाने हैं। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट, और उनको उठा के, उन अस्थियों को, ये सब अस्थियां तो हैं, आंखों की जो कॉइन्स हैं, चाहे स्पाइनल डिस्क, रीढ़ की हड्डी के जो अवशेष हैं, ये सब बेटों को उठाने हैं, पिक करने हैं, और फिर उनको फेंक देना है। कहाँ फेंक देना है? एज द प्रीस्ट सेड, जैसे कि पंडित कहता है, पंडित कहेगा वहां फेंक देना है। किधर की तरफ? फेसिंग ईस्ट, पूर्व की तरफ फेस करते हुए। वेयर थ्री रिवर्स मेट, जहां तीन नदियां मिलती हैं। नियर द रेलवे स्टेशन के पास में, यानी रेलवे स्टेशन के पास में जहां तीन नदियां मिलती है, वहां पूर्व की तरफ मुंह करके, जैसा का जैसा पंडित बोलेगा वैसे वैसे उनको, उन चीजों को फेंक देना है, उन अस्थियों को बहा देना है पानी में, उन तीन नदियों के संगम पे। एक्चुअली तीन नदियों का संगम हमारे बहुत जगह पे है। उत्तर में तो आप बोल सकते हो प्रयाग, वहां पर है ना, मतलब जहां पर ये गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, ठीक है। और ऐसे साउथ में भी है, साउथ में भी कई एक जगह है, मतलब जहां पर इस तरह से तीन नदियों कॉम्बिनेशन, ये साउथ का जगह का बोल रहे हैं, वो नॉर्थ वाले का नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ऐसी जगह पर इनको अस्थियां बहानी है, जैसे पंडित बोलेगा पूर्व में फेस करके, तीन नदियां जहां मिल रही हैं रेलवे स्टेशन के पास में, वहां इनको मतलब बहाने के लिए कहा गया। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन with his full name and two dates to hold in their parenthesis. नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन, यानी कि कोई भी खड़ा हुआ हेडस्टोन। अब देखो यह हेडस्टोन का मतलब क्या है? जो कब्र गाड़ दी गई है, तो कब्र के सिर के ऊपर मतलब वो पत्थर लगाया जाता है ना, उसे हेडस्टोन बोलते हैं, जिसपे लिखा होता है ये फलाना नाम है इस व्यक्ति का, और ये डेट्स हैं, इस तारीख को पैदा हुआ, इस तारीख को जन्मा, और भी कुछ चीजें लिखवाना चाहो तो लिख देते हैं ना, उसको हेडस्टोन बोलते हैं। तो उनको फिर गाड़ दिया गया। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन, मतलब गाड़ दिया गया, कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर क्योंकि वो तो जलाया गया है, ठीक है, वो तो जलाया गया, बट क्योंकि उनकी मेमोरी में एक तरीके की स्मारक बना दिया गया है, यहाँ गाड़ा नहीं गया, स्मारक बना दिया उनकी मेमोरी में, एक जगह पर स्मारक बना दिया, स्मारक के ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है ना, वैसा उस पत्थर पे डेट्स वगैरह लिखी जाती है, नाम वगैरह लिखा था। तो ऐसा हिंदू लोग भी करते हैं, ये मतलब क्रिश्चियन या बोल सकते हैं आप लोग, मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है ऐसा, हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है कई जगह, जहाँ जला दिया जाता है बॉडी को, परंतु स्मारक बनाया जाता है फिर, ठीक है। तो नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम, तो मेरे पिताजी के लिए कोई हमने हेड स्टोन नहीं बनाया गया, मतलब उनके लिए ऐसा कोई स्मारक नहीं बनवाया गया विद हिज फुल नेम, जिसमें उसका पूरा नाम हो और दो डेट्स हो। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, यानी कि एक यही काम था
जो वो खुद नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअल में उनके ऊपर हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया जिसमें उनका नाम और 2 डेट्स लिखी हो, टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है कि कोई यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, इंग्लिश में कुछ लिखा गया, मतलब कोई वर्ड, कोई सेंटेंस लिखा गया, फिर उसके बाद में ब्रैकेट्स में उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस वाक्य के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, या फिर क्या होता है कुछ लिख दिया गया फिर डैश करके फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड की जाती है, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ नाम हो गया ए के रामानुजन और ब्रैकेट में डेट्स हो गई 1900 फलाना से लेके इतने तक, ये पैरेंथेसिस हो गया। फिर ब्रैकेट्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, डेट्स इस तारीख से इस तारीख तक, तो उसको बोल रहा है कि कोई हेडस्टोन नहीं बनवाया गया जिसके ऊपर इनका नाम और 2 डेट्स हो जो कि पैरेंथेसिस को होल्ड किए हुए, मतलब इसमें पैरेंथेसिस वाली इन्फॉर्मेशन हो 2 डेट्स के बीच में, इन कब जन्म हुआ कब डेथ हुआ, जो नाम के साथ में जुड़ी हुई हो। तो एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, ये चीजें थी जो वो खुद भी नहीं कर पाए। मतलब अब ये चीज तो क्योंकि करनी किसको, तो बेटों को करनी थी ये चीजें, मृत्यु के बाद तो बेटों ने की नहीं। ठीक है। लाइक ए सिजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण गेटो एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, मतलब 2 चीजें वो लाइफ में 2 चीजें खुद अपनी मैनेज नहीं कर पाए। एक तो ये कि उनके सिर के ऊपर इस तरह से कोई हेडस्टोन नहीं लगा, ठीक है, जिस तरीके से ये 2 डेट्स थी यानी जन्म की और मृत्यु की। तो जन्म उनका हुआ कहाँ पे, एक ब्राह्मण घेटो में, एक कच्ची बस्ती में, ब्राह्मणों की कच्ची बस्ती में, जहां उनका जन्म हुआ सिजेरियन बर्थ यानी सी सेक्शन से, ऑपरेशन से बर्थ हुआ उनका, नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ। ठीक है, ये उनके कंट्रोल में नहीं था। और दूसरा हिज डेथ, उनकी मृत्यु, जो कि हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक आ गया उनको फ्रूट मार्केट में, यानी कि फलों के मार्केट में हार्ट अटैक आ गया। तो ये पैदा कहाँ होना था और मरना कहाँ था, ये दोनों इनके कंट्रोल में नहीं था, ये खुद ये चीज मैनेज नहीं कर पाया लाइफ में। उसी तरीके से बोल सकते हो कि इनकी मृत्यु के बाद में इनके सिर के ऊपर कोई हेडस्टोन नहीं लगा, वो भी ये मैनेज नहीं कर पाया, यानी उसका इंतजाम खुद नहीं कर पाया। वो एक्चुअली हमको खुद को करना था बेटों को, है ना। बेसिकली वो एक तरह से बोल सकते हो कि ये तंज भी कस रहे हैं खुद के ऊपर ही। ठीक है। तो ये 2 चीज थी कि जन्म होना और मृत्यु होना, कहाँ जन्म होना है कहाँ मृत्यु होनी है, ये 2 चीजें मेरे फादर अपने, मतलब वो लाइफ में उन्होंने सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करी, परंतु ये 2 चीजें वो मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होता ये चीजें, कहाँ जन्म लोगे कहाँ मरोगे आप। ठीक है। अब देखो, बट समवन टोल्ड मी, परंतु किसी ने मुझे बताया, ही गॉट 2 लाइन्स, कि उनके ऊपर 2 लाइन छपी हैं इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर। मद्रास न्यूज़पेपर के एक अंदर किसी कॉलम में उनके ऊपर 2 लाइन छपी हैं, यानी मतलब उनकी मृत्यु का शोक संकेत छपा है, शोक संदेश छपा है। ठीक है। सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स, और वो न्यूज़पेपर भी किलो के भाव में बेच दिया गया 4 वीक बाद में स्ट्रीट हॉकर्स, यानी जो ये गली के जो मतलब बेचने वाले जो अखबार अखबार खरीदते हैं या फिर सामान बेचते हैं ना, अक्सर होता क्या है कि जो सामान बेचते हैं ना ये छोटे मोटे ठेलों पे, वो अक्सर ऐसे पेपर्स को खरीद लेते हैं। तो किलो के भाव में फिक्स 4 वीक बाद में वो पेपर बेच दिया गया। हु सेल इट टू स्ट्रीट हॉकर्स को बेच दिया गया, और स्ट्रीट हॉकर्स ने उसको कहाँ बेच दिया, स्मॉल ग्रोसरीज को। यानी कि एक तरीके से पेपर ले जाने वाले, पेपर जो ले जाते हैं दुनिया से, वो तो ले गए 4 वीक बाद में उन अखबार को जिसमें वो लेख छपा था, और उन स्ट्रीट हॉकर्स ने वो अखबार जाके बेच दिया स्मॉल ग्रोसरीज को, मतलब परचूनी की दुकान वालों को, छोटी छोटी परचूनी की दुकान वालों को जाके वो पेपर बेच दिया। क्योंकि परचूनी की दुकान वाले सामान रख रख के बेचते हैं ऐसे अखबार में, वो सामान रख के और फिर उसको बेचते हैं, तो उनको काम आता है ऐसा अखबार, इसलिए वो खरीद लेते हैं स्ट्रीट हॉकर्स से। ठीक है। और ऐसी मतलब परचूनी की दुकानों से मैं क्या खरीदता हूँ, बाई सॉल्ट, नमक, कोरिएंडर, धनिया, जैगरी, गुड़। ठीक है। इन न्यूज़पेपर कोन से, न्यूज़पेपर के कोन बना के, न्यूज़पेपर के ऐसे कोन्स बना के देते हैं दुकान वाले, और इसमें सामान भर भर के बेचते हैं इन अखबारों में। तो मैं ऐसी दुकानों से नमक, धनिया, जैगरी, गुड़ वगैरह खरीदता हूँ। जो ये दुकान वाले हैं न्यूज़पेपर कोन्स मुझे बना के उसमें सामान डाल के देते हैं, दैट आई यूजुअली रीड। और मैं उस न्यूज़पेपर कोन्स, उस जिस अखबार के टुकड़े में मुझे सामान देते हैं, मैं उस अखबार के टुकड़े को अक्सर पढ़ता हूँ, फॉर फन, मजे के लिए, फॉर फन, फॉर एलिट्रेशन है, एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग, पहले तो मजे के लिए पढ़ता था मैं, और बाद में जब मुझे पता चला मेरे पिताजी की ऐसी 2 लाइनें छपी है किसी अखबार में, तो बाद में मैं इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिचुरी लाइन्स, वो जो शोक संदेश की लाइन थी उनको पढ़ने के लिए, उनको ढूंढने के लिए मैं अक्सर ऐसे अखबार के टुकड़ों को पढ़ने लगा जो मुझे परचूनी की दुकान से मिलते थे सामान के साथ में। ठीक है। यानी पहले तो मैं मजे के लिए पढ़ा करता था, और बाद में जब मेरे पिताजी की लाइन छपी ऐसे अखबार में जो मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे से मिस हो गई, तब मैं उन लाइंस को ढूंढने के लिए इन अखबार के टुकड़ों को पढ़ने लगा। एंड ही लेफ्ट अस, अब सब चीजें हो गई, और वो हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं, एंड ही लेफ्ट अस, वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं एक चेंज्ड मदर, एक बदली हुई माँ, एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और साथ में एक सालाना होने वाला रिचुअल, एक परंपरा। एक बदली हुई माँ कैसे, एक माँ, वो माँ पहले सुहागन थी अब वो विधवा हो गई है, पहले वो श्रृंगार करती थी अब वो नहीं कर सकती है,
पहले वो हो सकता है बहुत खुश रहती हो, अब वो नहीं रहती है। तो मतलब एक बदली हुई माँ छोड़ गया हमारे लिए वो पीछे, और साथ में एक एनुअल रिचुअल और एक सालाना होने वाला एक रीति रिवाज छोड़ गए हैं। वो क्या है, वो रस्म, वो रिचुअल क्या है? वो ये है कि अब भाई डेथ हो गई पिताजी की, अब उनको हर साल उनकी बरसी एक तरीके से आप बोल सकते हो बरसी दिन उनको जो भी पूजा पाठ करना था वो करना होगा, उनको याद करना होगा, है ना? हमारे पितर आते हैं, पितर पे हम जल चढ़ाते हैं, वो सब करना पड़ेगा। तो एक एनुअल रिचुअल छोड़ गया हमारे लिए पीछे से, जब हमको उनके जाने के बाद करनी होगी। समझ गए बच्चों? सिंपल सी पोएम है। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो बीच में बस ये हेडस्टोन वाली लाइन्स यहाँ पर ही है, जो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक्चुअल एक्चुअल में बोल ये रहे हैं कि भाई उन्होंने लाइफ में सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करी, परंतु अपना जन्म और अपनी डेथ मैनेज नहीं कर पाए। जन्म हुआ एक कच्ची बस्ती में, वो भी सी सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन से, और डेथ हुई हार्ट फेलियर से फ्रूट मार्केट में। और उनके सिर के ऊपर कोई हेडस्टोन हम भी नहीं लगा पाए, क्योंकि वो काम तो किसी मरे हुए व्यक्ति का खुद का करने का होता है नहीं, तो वो तो पिताजी कैसे करते, है ना? ठीक है। तो अब एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं इसमें एंड में जोड़ते हुए, ठीक है? इसका एक मीनिंग इस जगह ये भी लगता है कि राइटर ये बोलना चाह रहा है कि भाई हमने उनके सिर के ऊपर कोई मतलब उनकी कब मतलब बोल सकते हो स्मारक के ऊपर कोई हेडस्टोन इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि बर्थ और डेथ की ये दो डेट्स जो है ना, केवल नाम लिखवा देने से, उनके जीवन की 2 तारीख लिख देने से कि इस तारीख को पैदा हुए, इस तारीख को डेथ हो गई उनकी, केवल ये 2 तारीख उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। मतलब ये 2 तारीख पर्याप्त नहीं थी उनके जीवन के बारे में बताने के लिए, इसलिए हमने हेडस्टोन नहीं लगवाया। एक रीज़न इसका ये भी बनता है कि एक तरफ तो ये हो सकता है कि राइटर खुद के ऊपर तंज कस रहा है कि हम नहीं लगवा पाए, दूसरी तरफ वो बेसिकली आप बोल सकते हो ये बताना चाह रहा है कि 2 डेट्स, ये जो 2 पैरेंथेसिस है ये होल्ड करने, ये एक्चुअल में पर्याप्त नहीं थे उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हमने कोई हेडस्टोन नहीं लगवाया। ठीक है बच्चों? तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? टिल देन गुड बाय। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाद में डालूंगा, जल्दी डालूंगा। पहले मैं एक और पोएम पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।